मूवी की शुरुआत में हमें नौजवान लड़के एडी को दिखाया जाता है जो कि न्यूयॉर्क में रहता है। अब यहाँ हमें पता चलता है कि एडी एक बेहद सुस्त और आलसी किस्म का इंसान था जिसकी जिंदगी का बस एक ही सपना था, एक बुक लिखना। लेकिन वो कभी उसमें कामयाब नहीं हो पाता है। हर दिन वो कुछ न कुछ लिखने की कोशिश तो करता है लेकिन फिर खुद ही उसे डिलीट कर देता है। एडी ज्यादातर समय अपने छोटे से अपार्टमेंट में बेकार बैठा रहता है जिससे धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस भी खत्म होता जा रहा था। वहीं पैसे की तंगी इतनी ज्यादा थी कि उसे अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए दोस्तों से उधार लेना पड़ता था। और अब हालात ऐसे हो गए थे कि उसकी गर्लफ्रेंड लिंडा भी उसे छोड़ने वाली थी। दरअसल लिंडा अब एडी की जिंदगी से परेशान हो चुकी थी। उसे लगता था कि एडी ने ना कभी कुछ हासिल किया है और ना ही वो भविष्य में कुछ कर पाएगा। खैर, एक दिन एडी यूं ही अपनी किस्मत को कोसता हुआ सड़क पर घूम रहा होता था। तभी उसकी मुलाकात उसके पुराने जानकार वर्नन से होती है। अब ये दोनों लगभग 9 साल बाद मिले थे। वहीं वर्नन पहले एक ड्रग डीलर था लेकिन अब वो कुछ नया कर रहा था। तभी एडी को देखकर वर्नन उसे एक नया ड्रग ऑफर करता है जिसका नाम इंजेक्टी-48 था। असल में ये एक ऐसा ड्रग था जो अभी ट्रायल फेज में ही था, यानी कि ये ड्रग मार्केट में ऑफिशियली नहीं आया था। वर्नन बताता है कि आम इंसान सिर्फ 10% दिमाग इस्तेमाल करता है लेकिन ये दवाई इंसान के दिमाग की 100% क्षमता खोल देती है। तभी वर्नन को किसी का फोन आता है और वो एडी को वो टैबलेट और अपना पता देकर जल्दी से निकल जाता है और एडी उस टैबलेट को लेकर अपने घर जाता है और थोड़ी देर सोचने के बाद उसे लेने का फैसला करता है। जैसे ही वो उस ड्रग को लेता है और अपने अपार्टमेंट की ओर बढ़ता है तभी उसे अपनी मकान मालकिन मिलती है जो किराया ना देने पर उसे खूब सुनाती है। लेकिन तभी ड्रग का असर शुरू हो जाता है और एडी की दुनिया एकदम से बदल जाती है क्योंकि एडी अब हर उस चीज पर गौर कर पा रहा था जिस पर वो आम हालातों में कभी ध्यान नहीं दे सकता था। तभी उसकी नजर मकान मालकिन के हाथ में पकड़ी एक किताब पर जाती है। जैसे ही एडी उस किताब को देखता है वो मुस्कुराते हुए कहता है, आप लोग स्कूल में हैं। असल में अब उसका दिमाग इतना तेज हो चुका था कि वो बस एक किताब देखकर ही अंदाजा लगा पा रहा था कि सामने वाला इंसान क्या पढ़ता है और किस फील्ड से जुड़ा है, क्योंकि अब तक उसने अपनी जिंदगी में जितनी भी किताबें पढ़ी थी वो सारी की सारी उसके दिमाग में एक एक करके घूम रही थी और उसी ड्रग की वजह से एडी का दिमाग हाइपर एक्टिव हो चुका था। फिर वो मकान मालकिन को उसी फील्ड से जुड़ी एक और किताब सजेस्ट करता है। ये देख मकान मालकिन काफी इम्प्रेस हो जाती है और बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। मकान मालकिन के जाने के बाद एडी का दिमाग एकदम से आइडियाज, नॉलेज और मोटिवेशन से भर जाता है और अब उसे अपने आसपास की हर चीज गंदी और बिखरी हुई लग रही थी। लेकिन अब वो सुस्त और टूट चुका एडी नहीं था बल्कि अब तो वो एक्टिव फील करने लगा था। जिसके बाद एडी तुरंत उठकर अपने पूरे अपार्टमेंट की सफाई करता है और हर बिखरी चीज को जमाता है। जिसके बाद वो अपना लैपटॉप ओपन करता है और आखिरकार अपनी बुक लिखना शुरू कर देता है। अब उसके दिमाग में मानो नॉलेज का सागर घूम रहा था। बचपन से लेकर अब तक की हर छोटी बड़ी बात जो उसने कभी महसूस की थी, देखी थी या जानी थी, सब उसके जहन में ताजा हो गई थी और वो उन सबको बहते पानी की तरह लिखता चला जा रहा था। जिसके बाद सिर्फ एक ही रात में एडी ने अपनी बुक के 90 पन्ने लिख डाले थे, जो कि अपने आप में एक चौंकाने वाली बात थी और ये सब कुछ सिर्फ उस ड्रग की वजह से हुआ था। खैर, अगले दिन एडी अपनी लिखी हुई किताब का प्रिंट आउट लेकर एक पब्लिशर के ऑफिस जाता है और उसे उनका रिव्यू करने के लिए छोड़कर वापस लौट आता है। कुछ समय बाद एडी को पब्लिशर का कॉल आता है और वो उसकी काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि जो उसने लिखा था वो वाकई में बेहद शानदार था। लेकिन अब तक एडी के शरीर से ड्रग का असर पूरी तरह खत्म हो चुका था और उसका दिमाग फिर से पहले जैसा हो रहा था। जिसके बाद एडी फिर से वर्नन के पास पहुंचता है और टैबलेट्स मांगता है। तब वर्नन कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें और ड्रग दूंगा लेकिन बदले में तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा काम करना होगा। एडी मान जाता है और वर्नन का बताया हुआ वो काम पूरी समझदारी और होशियारी से पूरा कर देता है। लेकिन जब एडी वापस वर्नन के अपार्टमेंट में आता है तो देखता है कि वर्नन की हत्या हो चुकी है। सारा कमरा बिखरा हुआ होता है और चीजों से ऐसा लग रहा था कि किसी ने जबरदस्ती अंदर घुसकर हमला किया है। लेकिन एडी पुलिस को बुलाने से पहले वहाँ रखी सारी चीजें खंगालना शुरू कर देता है और तभी उसे ड्रग की कुछ गोलियां छुपी हुई मिल जाती है। वो जल्दी से उन्हें अपने पास रख लेता है और फिर पुलिस को कॉल करता है। बाद में पुलिस स्टेशन में जाकर वो सारा मामला रिपोर्ट करता है। तब पुलिस उससे कहती है कि हमें तुमसे दोबारा बात करनी होगी, तुम हमारे कांटेक्ट में रहो। इसके बाद एडी वापस अपने घर आता है। वो बची हुई एक गोली फिर से लेता है और जैसे ही उसका असर शुरू होता है एडी का दिमाग फिर से हाइपर एक्टिव मोड में आ जाता है। अब उसके अंदर नॉलेज की भूख और भी बढ़ जाती है। वो लगातार नई नई चीजें सीखने लगता है और अब वो हर किसी से बिना झिझक मिल रहा होता है और बात कर रहा होता है, यानी कि अब वो बहुत सोशल बन चुका था। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान हो जाते हैं। हर कोई उसकी इंटेलिजेंस और पॉजिटिव एनर्जी से इम्प्रेस होता है। वहीं जहाँ कभी एडी को लगता था कि वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, अब उसे लगता है
है कि मैं सब कुछ कर सकता हूँ, और इसी नए कॉन्फिडेंस के साथ एडी अब स्टॉक मार्केट में हाथ आजमाने का फैसला करता है। वो कुछ पैसे शेयर मार्केट में लगाता है जो कि उसके घर में पड़े थे, और उसे काफी फायदा भी होता है। लेकिन अब उसका सपना सिर्फ मुनाफे तक सीमित नहीं था, अब तो वो और बड़ा बनना चाहता था। इसलिए वो एक प्राइवेट लोन शार्क से पैसा उधार लेता है और उस पैसे को भी मार्केट में लगाकर दोगुना कर देता है। और अब एडी पूरी तरह बदल चुका था। इसके बाद एडी की मुलाकात अपनी एक्स गर्लफ्रेंड लिंडा से होती है। लिंडा एडी को देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि वो हमेशा चाहती थी कि एडी कुछ बने, कुछ करे, और आज वो उसे एक सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इंसान के रूप में देख रही थी। वहीं लिंडा अब फिर से एडी की जिंदगी में वापस आना चाहती है, और ये बात सुनकर एडी भी बहुत खुश होता है। लेकिन तभी एडी नोटिस करता है कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है। वो उसे बार बार रास्तों में, रेस्टोरेंट में, यहाँ तक कि लंच के दौरान भी महसूस करता है। वो इधर उधर देखता है, लेकिन वो आदमी दोबारा दिखाई नहीं देता है। खैर, अगले दिन एडी की मीटिंग एक बहुत ही बड़े बिजनेस टाइकून के साथ होती है। एडी अब उस बिजनेस टाइकून से मिलने जाता है, जहाँ वो आदमी अपनी कंपनी की कुछ जरूरी फाइल्स एडी को दिखाता है और कहता है कि मुझे शक है कि मेरी कंपनी में कोई अंदर ही अंदर मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है और मुझे इसकी सच्चाई जाननी है। जहाँ एडी उन फाइल्स को बड़े ध्यान से पढ़ता है और कुछ ही देर में वो ऐसी ऐसी बातें पकड़ लेता है जो आम इंसान तो क्या, उस कंपनी के मालिक ने भी कभी नोटिस नहीं की थी। ये सब सुनकर वो बिजनेसमैन बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद एडी वहाँ से निकलकर उसकी गाड़ी से नीचे उतरता है और पैदल चलने लगता है। लेकिन तभी उसे अचानक चक्कर आने लगते हैं और अगली ही पल वो खुद को किसी और जगह पर पाता है। अब एडी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो बार बार एक जगह से दूसरी जगह, एक सीन से दूसरे सीन में खुद को देख रहा था, जैसे उसकी याददाश्त और टाइमिंग पूरी तरह गड़बड़ा गई हो। और तभी कुछ अजनबी लोग उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन एडी अब ड्रग के असर में था, क्योंकि उसके दिमाग में फाइटिंग के बहुत सारे मूव्स, पुरानी फिल्में और एक्शन सीन सब दौड़ने लगते हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखकर एडी उन सब हमलावरों को पीट डालता है। जिसके बाद अगली सुबह हम देखते हैं कि एडी अपने घर पर उठाता है, और आज उसकी एक और बहुत बड़े बिजनेस टाइकून के साथ मीटिंग थी। लेकिन एडी मीटिंग के लिए निकलना नहीं चाहता था, क्योंकि जो कुछ बीती रात उसके साथ हुआ था उसने उसे अंदर तक हिला दिया था। वो इस बार ड्रग लिए बिना उस मीटिंग में जाना चाहता था, इसलिए वो फाइल्स निकालकर खुद पढ़ने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार उसके लिए फाइल्स का एक भी शब्द समझ पाना मुश्किल हो रहा था। वो काफी परेशान था, और इसलिए वो अपने पार्टनर को कॉल करता है और कहता है कि मुझे लगता है ये मीटिंग हमें कैंसिल कर देनी चाहिए। लेकिन उसका पार्टनर जवाब देता है, अगर हमने आज ये मीटिंग मिस की तो वो आदमी शायद अपने फैसले बदल सकता है। आज का दिन ही हमारा मौका है खुद को साबित करने का। अब एडी को लगता है कि उसे हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी, और वो मीटिंग में पहुंचता है। लेकिन वहाँ उसका दिमाग एक्टिव नहीं हो पाता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। बिजनेस टाइकून उसके जवाब सुनता है, लेकिन उसकी बातों में वो शार्पनेस और क्लैरिटी नहीं थी, जिससे मीटिंग पूरी तरह फ्लॉप हो जाती है। और बाहर निकलते ही एडी की तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगती है, और वो सीधा अपने घर लौट आता है। जब एडी अपने घर पर होता है, तभी उसे वर्नन की बहन का कॉल आता है। वो एडी से कहती है कि उसे उससे मिलना है, और ये कॉल सुनते ही एडी थोड़ा परेशान हो जाता है। एडी के पास वर्नन की एक डायरी भी होती है, जिसमें उसके सभी कस्टमर्स के नाम और नंबर लिखे होते हैं। और जैसे ही एडी उन नंबरों पर कॉल करना शुरू करता है, उसे एक खौफनाक सच पता चलता है कि इनमें से ज्यादातर लोग तो मर चुके होते हैं और कुछ कोमा में पड़े होते हैं। यानी जो ड्रग एडी ले रहा है वो बेहद खतरनाक है, और जो लोग पहले इसे ले चुके हैं उनके साथ बुरा अंजाम हो चुका है। अब एडी वर्नन की बहन से मिलने जाता है, और यहाँ दिलचस्प बात ये थी कि वो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी थी। मुलाकात के दौरान वो कहती है कि मुझे वर्नन की मौत से कोई हैरानी नहीं हुई थी, मैं जानती थी कि वो जो कर रहा है वो एक दिन उसे ले डूबेगा। फिर वो एडी को बताती है कि मैं भी एक बार ये टैबलेट ले चुकी हूँ। शुरुआत में तो ये बहुत कमाल की लगती है, सब कुछ सुपर फास्ट और क्लियर महसूस होता है। लेकिन जैसे जैसे असर कम होता है, इंसान पागलपन की तरफ बढ़ने लगता है। वो एडी से कहती है कि मैंने इस ड्रग को छोड़ दिया है, और मैं तुम्हें भी यही सलाह दूंगी कि इसे धीरे धीरे छोड़ दो, वरना अंजाम बुरा हो सकता है। ये बातें सुनकर एडी थोड़ा सोच में पड़ जाता है और वहाँ से निकल जाता है। वही रास्ते में उसकी मुलाकात उस रूसी आदमी से होती है, जिससे उसने पहले उधार लिया था। वो आदमी अब गुस्से में भरा हुआ होता है और एडी से कहता है, मेरे पैसे वापस दे दो, वरना इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। लेकिन तभी एडी की जेब से ड्रग की कुछ गोलियां गिर जाती हैं, और वो आदमी जैसे ही उन्हें देखता है, उसका रवैया एकदम बदल जाता है, और अब वो एडी से कहता है कि मुझे अब पैसे नहीं चाहिए, बस ये गोलियां दे दो। तब एडी अपनी जेब में जो भी बची हुई गोलियां होती हैं, वो सब उसे दे देता है। बदले में वो आदमी एडी को ही कुछ पैसे दे देता है, जिसके बाद एडी थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है और वापस अपने घर लौट आता है। घर पहुंचकर एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा को सब कुछ बता देता है कि उसने ये सब कैसे किया, उसका दिमाग कैसे इतनी तेजी से काम कर रहा था, और ये सब उस ड्रग की वजह से हुआ था।
जिसके बाद एडी लिंडा से कहता है कि मैं ये सब कुछ एकदम से नहीं छोड़ सकता, मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। अब लिंडा भी एडी की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो खुद ड्रग की और गोलियां लाने बाहर निकल जाती है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि कोई उसका पीछा कर रहा है, और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखती है तब उसे पता चलता है कि ये वही आदमी है जो पहले एडी का पीछा करता था। अब लिंडा घबरा जाती है और जल्दी से एक भीड़ भाड़ वाले मॉल में घुस जाती है। वहाँ लिंडा 2 लोगों से मदद की गुहार लगाती है, लेकिन वो रहस्यमयी आदमी उन्हें भी मार गिराता है। अब लिंडा का डर और बढ़ जाता है और वो तुरंत एडी को फोन करती है। तब एडी उसे कहता है कि तुम्हारे पास जो गोली है उसमें से एक ले लो, जैसे ही उसका असर होगा तुम्हारा दिमाग हाइपर एक्टिव हो जाएगा और तुम्हें समझ आ जाएगा कि इस हालत में क्या करना है। लिंडा वैसा ही करती है, वो जल्दी से एक गोली खा लेती है और तभी उसका दिमाग भी सुपर एक्टिव मोड में चला जाता है। अब लिंडा बहुत तेजी से सोचने और प्लान करने लगती है और एक शातिर तरीके से उस आदमी से बच निकलती है। वो जैसे तैसे खुद को बचाकर वापस लौटती है और फिर एडी से मिलती है। लिंडा अपना सारा डरावना एक्सपीरियंस एडी से शेयर करती है, जिस पर एडी कहता है कि अब इस गोली को दोबारा कभी मत लेना और मैं भी इसे बहुत जल्द पूरी तरह छोड़ दूंगा। लेकिन अब कहानी में एक ट्विस्ट आता है। वो रूसी लोग जिनसे एडी ने पहले पैसे लिए थे और बाद में ड्रग की गोलियां दी थी, अब फिर से उसके घर के बाहर आ धमकते हैं। असल में वो लोग अब और गोलियां चाहते थे, क्योंकि वो भी उस ड्रग के शिकार बन चुके थे और एडी को अब लगने लगा कि उसकी जान को खतरा है, इसलिए वो 2 बॉडीगार्ड्स हायर कर लेता है ताकि खुद को सेफ रख सके। इसी दौरान एडी फिर से ड्रग की एक गोली लेता है और एक बार फिर उसी बिजनेस टाइकून से मीटिंग फिक्स करता है और इस बार मीटिंग बहुत स्मूथ और शानदार होती है। जिसके बाद एडी उस बिजनेस टाइकून को बताता है कि पिछली बार मैं बीमार था, लेकिन अब मैं एकदम क्लियर हूँ और मुझे अब ये भी समझ आ गया है कि अगर इस ड्रग को लेने के बाद मैं सही डाइट रखूं, भरपूर पानी पीऊं और शराब से दूर रहूं, तो मैं जल्दी ही रिकवर कर सकता हूं। ये सुनकर वो बिजनेस टाइकून काफी इम्प्रेस होता है और अब वो एडी को दूसरे बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स से भी मिलवाता है। जिसके बाद हमें एक बहुत बड़ी बिजनेस मीटिंग दिखाई जाती है, जहां एडी कई टॉप बिजनेस टाइकून के साथ मौजूद होता है और यहाँ भी एडी अपनी बातों और नॉलेज से सबको इतना ज्यादा इम्प्रेस कर देता है कि अब वो बहुत जल्द इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला था। यानी कि ये मीटिंग उसके करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो रही थी। खैर, इसके बाद जब एडी घर वापस आता है तो वो देखता है कि उसका पूरा घर बिखरा हुआ है। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके घर की तलाशी ली हो। जिसके बाद एडी फौरन शिफ्ट हो जाता है और इस बार वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहने लगता है जहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम हाई लेवल होता है। इसी दौरान कहानी फिर से वही मुड़ती है जहाँ से शुरुआत हुई थी, यानी कि वर्नन की मौत पर। अब उस केस में वही पुलिस वाला दोबारा सामने आता है जो पहले वर्नन के केस को हैंडल कर रहा था। असल में पुलिस को शक था कि एडी ही वर्नन की मौत में शामिल है, जिससे बचने के लिए एडी एक लॉयर हायर करता है। अब वो वकील इतना शार्प होता है कि वो एडी को हर आरोप से बरी करवा देता है। जिसके बाद एक बार फिर एडी की फाइनल मीटिंग होती है, जहां पर बड़े बड़े बिजनेस टाइकून फिर से शामिल होते हैं। लेकिन इस बार उस सबसे सीनियर बिजनेसमैन जिसकी पहले तबीयत खराब थी, वो खुद मीटिंग में नहीं आता है, बल्कि उसकी वाइफ वहाँ मौजूद होती है। वो कहती है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत अब और बिगड़ चुकी है और जब तक वो ठीक नहीं होते तब तक हम कोई फाइनल डील नहीं करेंगे। इतना सुनकर सब लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। तभी जब वो लेडी मीटिंग के बाद अपनी गाड़ी में बैठ रही होती है, तब एडी नोटिस करता है कि उसके साथ बैठा हुआ ड्राइवर वही आदमी है जो हमेशा से एडी का पीछा करता था, जिससे एडी को बड़ा झटका लगता है और उसे समझ आता है कि वो आदमी दरअसल उसी बिजनेसमैन का पर्सनल ड्राइवर है। अब एडी काफी डिस्टर्ब हो चुका होता है। वो अपने बाथरूम में जाता है और सोचता है कि एक बार फिर से ड्रग की गोली ले ले ताकि दिमाग क्लियर हो जाए। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसके पास अब एक भी गोली नहीं बची है, जिससे वो पूरी तरह से घबरा जाता है और वो अपनी सारी चीजें चेक करता है, लेकिन कोई गोली नहीं मिलती है। उसे धीरे धीरे समझ आता है कि उसकी गोलियां चोरी हो चुकी हैं और वो चोरी किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने लॉयर ने की थी। वही लॉयर जिसने उसे केस से बाहर निकाला था। अब एडी तेजी से अपने घर की तरफ दौड़ता है, जिसके बाद एडी अपने नए अपार्टमेंट में बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। तभी एक न्यूज रिपोर्ट देखकर उसे पता चलता है कि उसका वकील ही उसे धोखा दे चुका है। तभी उसी वक्त वो रूसी आदमी जो पहले भी उसका पीछा करता था, वो अब अपने आदमियों के साथ एडी के अपार्टमेंट में घुस आता है और एडी से कहता है कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ वो गोलियां चाहिए जो तुमने मुझे दी थी। अब एडी के पास एक भी गोली नहीं बची थी। अगर उसके पास एक भी गोली होती तो वो खुद उससे लेकर इनका सामना कर सकता था। लेकिन तभी एडी को याद आता है कि उसने एक बॉक्स के अंदर एक गोली छुपा कर रखी थी। अब एडी तेजी से वो बॉक्स ढूंढने लगता है, लेकिन उससे पहले कि वो गोली तक पहुंच पाता, वो रूसी आदमी वहां पहुंच जाता है और गोली खुद ही उठा लेता है। अब वो आदमी एडी से कहता है, अगर इस गोली को सीधा बॉडी में इंजेक्ट किया जाए तो ये और भी तेजी से असर करती है और साइड इफेक्ट्स भी नहीं होता। और इतना कहकर वो गोली को सिरिंज से अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेता है, जिससे अब उसका दिमाग भी हाइपर एक्टिव मोड में आ चुका था। लेकिन इससे पहले कि वो कोई और हरकत करता, एडी एकदम से उस पर अटैक करता
करता है और उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद एडी उसके खून की कुछ बूंदों को चाट लेता है क्योंकि उसमें अब भी ड्रग का असर मौजूद था। जैसे ही वो खून उसके शरीर में जाता है, एडी का दिमाग एक बार फिर से सुपर एक्टिव हो जाता है और वो वहाँ मौजूद सभी हमलावरों को हरा देता है और अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद एडी सीधे उस ड्राइवर से मिलने जाता है जो बार बार उसका पीछा करता था और अब ड्राइवर पहली बार खुलकर बात करता है। वो कहता है कि मेरे बॉस अब इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी वही ड्रग वाली गोलियां ले रहे थे, लेकिन जब उनके पास गोलियां खत्म हो गयी तो वो बच नहीं पाए। तब एडी पूछता है कि वह लॉयर तुम्हारे बॉस के लिए काम करता था और अगर उसने मुझसे गोलियां चुराई थी तो उसने तुम्हारे बॉस को गोलियां क्यों नहीं दी? तब ड्राइवर जवाब देता है कि क्योंकि लॉयर ही धोखेबाज निकला, उसने सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि मेरे बॉस को भी धोखा दिया है। अब एडी और ड्राइवर मिलकर सीधा उस लॉयर के पास पहुंचते हैं जहां ड्राइवर उस लॉयर को बंदी बना लेता है। जिसके बाद कहानी एक साल आगे बढ़ जाती है जहां हम देखते हैं कि एडी की लिखी हुई बुक अब एक बेस्ट सेलर बन चुकी है। वो हर जगह चर्चा में है, हर कोई उसकी बात कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, अब एडी सीनेटर पद के लिए खड़ा हो चुका है, यानी उसकी पॉलिटिकल जर्नी भी शुरू हो चुकी है। इसी दौरान एक आदमी एडी से मिलने आता है और कहता है कि एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी का ओनर तुमसे मिलना चाहता है और वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। एडी जब उससे मिलने पहुँचता है तो चौंक जाता है क्योंकि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही बिजनेस टाइकून था जिसके साथ एडी पहले काम किया करता था। अब वो एडी से कहता है कि मैंने अपनी पुरानी कंपनी छोड़ दी है और अब खुद की एक नई कंपनी खोली है। हम वो ड्रग बनाते हैं जो इंसान के दिमाग को सुपरचार्ज कर देती है, यानी कि वही एनजेड ड्रग। मुझे पता है एडी कि तुम आज भी वो गोली लेते हो, तभी तुम इतनी तेजी से सोचते हो, हर परिस्थिति को इतनी आसानी से संभाल लेते हो। और सुनो, वो लैब जहाँ से तुम गोलियाँ लेते थे, मैंने उसे पूरी तरह से खरीद लिया है। अब वहाँ कोई भी गोली नहीं बनेगी, यानी तुम्हारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। फिर वो एडी के सामने एक डील रखता है कि जब तुम एक दिन अमेरिका के राष्ट्रपति बन जाओगे तो मुझे हर काम में सपोर्ट दोगे, बस इस शर्त पर मैं तुम्हें गोली देता रहूंगा। लेकिन एडी शांत लहजे में जवाब देता है, नहीं, मैं तुम्हारी किसी भी बात में साथ नहीं दूंगा। मैं जानता हूँ तुम मेरी काबिलियत का इस्तेमाल अपने लालच और अंधे मकसदों के लिए करना चाहते हो, लेकिन मैं वो इंसान नहीं हूँ। मैं वो बनूंगा जो इस दुनिया को बेहतर बना सके, तुम्हारे जैसे लोगों का मोहरा नहीं। ये सुनकर वो बिजनेसमैन हैरान रह जाता है। उसे समझ आ जाता है कि एडी अब सिर्फ एक हाइपर इंटेलिजेंट इंसान ही नहीं बल्कि अब वो एक नेता, एक विचारधारा और एक बदलाव का प्रतीक बन चुका है। लेकिन कहानी यही खत्म होती है क्योंकि एडी की असली जर्नी तो अब शुरू हुई है। अब एडी उस बिजनेसमैन की आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराता है और कहता है, जिन गोलियों को तुम बैन करने की बात कर रहे हो, मैंने तो उन्हें बहुत पहले ही लेना छोड़ दिया था, बल्कि मैंने उनका एक एडवांस वर्जन खुद बनाया था जिसमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं था और वो दवाई मैंने सिर्फ एक बार ली थी। उसका असर अब भी हमेशा के लिए मेरे शरीर में है और अब मुझे कभी किसी गोली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना सुनकर वो बिजनेसमैन थोड़ा घबराने लगता है। जिसके बाद उसका पुराना पार्टनर, जो कभी उसका वकील भी था, एडी को धमकी देने लगता है कि वो उसकी सच्चाई सबके सामने लाकर रख देगा। लेकिन एडी बिल्कुल शांत होकर कहता है, सामने से आ रही उस गाड़ी को देख रहे हो, वो बस कुछ सेकंड में उस दूसरी कार से टकरा जाएगी। और ठीक वैसा ही होता है। आगे से आती एक कार कुछ सेकंड में जाकर दूसरी कार से टकरा जाती है। अब एडी मुस्कुराते हुए कहता है कि समझे, मैं अब तुमसे 100 कदम आगे चल रहा हूँ। अब मेरा दिमाग सिर्फ तेज नहीं है, वो वक्त से भी आगे सोच सकता है। इसके बाद वो अपने पार्टनर की छाती पर हाथ रखता है और कहता है, तुम्हें दिल की कई बीमारियां होने वाली हैं। अब वक्त है कि तुम अपनी सेहत पर ध्यान दो। जिसके बाद उस आदमी को समझ आ जाता है कि एडी से टक्कर लेना अब नामुमकिन है और वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठता है और वहाँ से हमेशा के लिए चला जाता है। जिसके बाद अब कहानी के आखिरी पल में हम देखते हैं कि एडी अपनी गर्लफ्रेंड लिंडा से मिलने जाता है, जहाँ दोनों एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए पहुँचते हैं। और जैसे ही वेटर आता है, एडी चाइनीज लैंग्वेज में ऑर्डर देता है, जिससे लिंडा हैरान होकर पूछती है, तुम्हें चाइनीज भी आती है? लेकिन एडी सिर्फ मुस्कुराता है और लिंडा उसके चेहरे को देखकर सब कुछ समझ जाती है। और इसी के साथ ये मूवी भी यहीं पर खत्म हो जाती है। आशा करता हूँ कि आपको यह एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तब तक लिए मैं मयूर मिलता हूँ आपसे एक और रोमांचक मूवी एक्सप्लेनेशन की वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना भी ख्याल रखें और दूसरों का भी। जय हिंद।